जैसा कि हम सभी जानते हैं, ई-समाद फाउंडेशन की स्थापना 2007 में 6 महिलाओं द्वारा की गई थी और उसी वर्ष ई-समाद ने भारत का पहला क्षेत्रीय भाषा मैथिली में जो ई न्यूज़पेपर शुरू किया था और वो अभी भी ई-समाद.com पर गतिमान है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए फिर से महिलाओं की एक टीम ने ई-समाद का विजुअल प्लेटफॉर्म पर उसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह मंच महिला द्वारा संचालित होती है, परंतु केवल महिलाओं के लिए नहीं है। यह स्पंदन है। यहाँ समाज की हर धड़कन को महसूस की जाएगी। यह किसी भाषा या मानसिकता को बांधे नहीं रहेगा। यहाँ अनेक विषयों पर, मुद्दाओं पर चर्चा करेंगे तथा उसे समझने का प्रयास करेंगे। स्पंदन एक ऐसी आवाज जो सजीवता की अनुभव कराती है, एक ऐसा एहसास जो हमें हमारे अंदर चेतना को भरती है। नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या, हेलो एवरीवन। मैं प्रिया रानी अपने पूरे ई-समाद परिवार की ओर से आपका कार्यक्रम स्पंदन में आप सभी का अंतर्मन से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। बतौर इंसान हमारी खुद की एक जिंदगी है। अपने रोजमर्रा को जीते हुए बहुत सारी बातों से हम रूबरू होते हैं। हम रोज अखबार पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, कई लोगों से मिलते हैं। इन सब बातों में कुछ न कुछ हमारे मन को लगता जरूर है। स्पंदन इसी वास्तविकता को झलकाने का एक छोटा सा प्रयास है। हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता रहा है और जब बात करें मिथिला क्षेत्र की, तो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत काफी समृद्ध रही है। यहाँ की मिट्टी की खुशबू, लोक संगीत, लोक कलाएं इत्यादि आज भी अपना स्थान बनाए हुए है। आज यहाँ मुझे मशहूर शायर इकबाल साहब की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा। इस स्पंदन में हम अपने विशाल ऐतिहासिक समाज के छोटे छोटे पहलुओं पर चर्चा करेंगे तथा उसे एक नवीन दृष्टि से अवलोकन करने का प्रयास करेंगे। हमारा आज का विषय स्त्री और समाज। जहां स्त्री के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वहां स्त्री एक विषय के रूप में सामने है। हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। मिथिला का क्षेत्र अपनी मधुर वाणी, लोक दर्शन तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता रहा है। वहां आज के परिवेश में स्त्रियों की कैसी दशा है, ध्यान आकृष्ट करता है। जहां प्रत्येक लड़कियों को स्कूल भेजने की व्यवस्था की गई है, वहां नौकरी वाली महिलाओं पर कई तरह के आरोप भी लगाए जाते रहे। पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बेमेल विवाह आज भी अपनी जड़ जमाए हुए है, जो स्त्री की दुर्दशा का प्रमुख कारण है। कई ऐसे मुद्दे पर हम यहाँ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा का मुख्य विषय है उच्च शिक्षा में स्त्री की भागीदारी तथा प्राथमिक शिक्षा में स्त्रियों का सहयोग। हमारे साथ 2 मुख्य अतिथि जुड़े हैं जो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो हमारे साथ मुख्य अतिथि हैं वो डॉक्टर निभा सिंह। डॉक्टर निभा सिंह मिथिला के सहरसा जिला से हैं और अभी मगध यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की विभागाध्यक्ष हैं, साथ ही वुमेन स्टडी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं। इनकी कई किताबें एवं शोध पत्र हिंदुस्तान के जाने माने पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। इन्होंने साहित्य अकादमी दिल्ली के साथ भी काफी काम किया है। अभी कई शोधार्थी इनके अंदर इनरोल हैं जो इनके संरक्षण में अपना शोध कार्य संपन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक्टिविटी में ये हमेशा छात्रों का उत्साह बढ़ाती रही हैं तथा जीवन को उचित दिशा देने की मार्गदर्शन करती रही है। हम अपने पूरे टीम इनका स्वागत करते हैं तथा अपना व्यस्तम दिनचर्या से हमारे लिए जो समय निकाला, इसके लिए इनका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद प्रिया। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पर आने का एक मौका दिया है, ताकि आप लोगों के अनुसार मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए मुझे।
हमारे साथ जो दूसरी अतिथि हैं, वो है डॉक्टर इनु कुमारी। ये मधुबनी जिला से हैं और अभी ये उच्च विद्यालय में हिंदी की शिक्षिका हैं। ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी डॉक्टर इनु छोटी सी उम्र में ही कई चुनौतियों को पूर्ण कर एक मुकाम हासिल की हैं। मधुबनी जिला, जहां आज भी पर्दा प्रथा जैसी कई सामाजिक कुरीतियां भरी पड़ी हैं, वहां अपना दाम्पत्य जीवन को खुशहाल रखने के साथ साथ अपना व्यवसायिक और सामाजिक दायित्वों को भी बहुत अच्छे से निर्वहन कर रही हैं। इनके अनेक शोध पत्र प्रकाशित हैं तथा हाल ही में इनका एक पुस्तक नागार्जुन का स्त्री संसार भी प्रकाशित हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर इनु कुमारी। तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि हमारा आज का विषय ही है स्त्री और समाज, तो ऐसे में मैम पहला क्वेश्चन तो हम लोग यही बात करना चाहेंगे कि आज के समाज में स्त्रियों को किस नजर से देखा जा रहा है। जी मैम। ये बात तो बहुत विचारणीय है, लेकिन मेरी समझ में, मुझको जहां तक समझ में बात आती है कि अगर हम पहले की तुलना में अभी के समाज को देखें तो ये तो गौर कर ही सकते हैं कि अभी जो स्त्रियां हैं, बच्चियां हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई हो रही है, जो बाहर आने के प्रयास में हैं, जो अपने करियर को बनाने के लिए अपना चॉइस रखती हैं, उन सारी महिलाओं को और बच्चियों का ही नहीं, उनके माँ बाप को भी देखें, माता पिता का भी बच्चियों के प्रति जो भावना थी उसमें बहुत परिवर्तन आया है, बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। पहले जैसे लोग बच्चियों को सोचते थे कि एक खास उम्र तक बच्चियां पहुंचती हैं, लगता है 10th मैट्रिक उन्होंने किया और उनकी शादी कर दी जाती थी। जी। लेकिन आजकल ये परिवर्तन तो समाज में हम जरूर देख रहे हैं कि लड़कियों के प्रति वो भावना बदली है और बेसिकली मुझे तो लगता है कि माँ बाप का लड़कियों के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। जी। हमारी अंग्रेजी में एक कहावत है कि a son is a son till he gets his wife and a daughter is a daughter for now and for life। तो वो एक जो बात है कि अभी आजकल लोगों के बहुत सारे परिवार अब हम देखते हैं जिनमें पहले एक प्रथा थी कि जब तक एक बेटा न हो तब तक परिवार पूरा नहीं होता है। जी मैम। लेकिन आजकल पढ़े लिखे समाज में और इवन कुछ ग्रामीण इलाकों में भी आप देखेंगे कि एक दो बच्चे हुए तो लोग सोचने लगते हैं कि अब परिवार को यहाँ स्टॉप कर दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है अभी। हाँ, अभी के जनरेशन में थोड़ी सी अब हाँ बिल्कुल वो चेंज आया है और लोगों का बहुत सारा रुख भी बदला है स्त्रियों के प्रति। अब वैसा रुख नहीं रहा जो बीच के काल में था कि स्त्रियों को बिल्कुल घर के अंदर बंद करके रखो, उनको बाहर न निकलने दो, लड़कियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लड़कियों को एक टुकड़ा, कुछ अपने प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा दहेज के रूप में देकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग निवृत्त हो जाते थे। वो उन सारी बातों में मेरी समझ में बहुत परिवर्तन आया है। इवन मैं तो कहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन बातों को लेकर बहुत परिवर्तन आया है। लेकिन साथ ही कुछ बहुत इंटीरियर इलाके हैं जहां अभी भी लड़कियों को निकृष्ट समझा जाता है। लड़की ने अगर जन्म ले लिया तो घर में मातम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इन सारी चीजों को लेकर एक ऐसा माहौल बन जाता है कि लोगों को लगता है कि एक लड़की ने घर में जन्म क्या लिया कि बड़ी विपत्ति आ गई। बिल्कुल विपत्ति आ गई। अभी जैसे 2-4 दिन पहले मुझे सुनने को आया कि एक गांव में किसी के घर मतलब 2 बेटों के 2 बेटियां हुई, मतलब 2 पोतियों का जन्म हुआ और उस घर में ऐसा माहौल था जैसे कि कुछ बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। फिर उन्होंने जो आजकल होता है कुंडली दिखाना और ये करना, कुंडली बनवाई गई तो बच्चों की कुंडली से पता चला कि लड़की बहुत भाग्यशाली है। तो लोगों ने कहा कि नहीं अब तो ठीक है, अगर बच्ची भाग्यशाली है तो अच्छा है। तो लोग कहते हैं और पुराने जमाने में कहावत भी थी, हमारी दादी नानियों से भी हमने सुना है कि लड़की के जन्म से लोग नहीं डरते हैं, उसके भाग्य से डरते हैं कि पता नहीं उसका भाग्य कैसा है। जी। तो यही बात है। लेकिन अब बहुत सारे बेटी कर में डराई, मैथिली का ही। हाँ जी बिल्कुल। तो वो है कि अब जो है सो लोगों का इस हिसाब से काफी परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे लोगों की मानसिकता आप नहीं बदल सकते या समय के साथ हो सकता है उनको बदलने में और समय लगे, लेकिन फिर भी जो सोच थी आज से मैं कहती हूँ कि 25, 30, 35 साल पहले भी
जी, जी, उसमें जी। भी बहुत परिवर्तन आया है और पुरानी बातों हुँ, की अगर बात करें तो काफ़ी परिवर्तन आया है। तो जी, अब जी। वो दृष्टिकोण शायद समाज में लोग नहीं रखते लड़कियों हुँ, के हुँ। प्रति जो पहले रखते थे। हुँ, मैं जी। से जी, जी। ये है मैम कि जैसे शुरू में हम लोगों का जो यहाँ का कांसेप्ट रहा है सनातन धर्म से जो चलता आ रहा है हमारे साइड में कि स्त्रियाँ जो हैं वो शक्ति स्वरूपा हैं। बिल्कुल। यहाँ का तो परंपरा ही रहा है शक्ति का पूजा होता रहा है और सारे शक्तिपीठ और बाकी चीज़ों का यहाँ चर्चा हर जगह है। तो जब हुँ। अभी इतनी स्त्री सशक्तिकरण की जो बात आ रही है, तो जहाँ स्त्री खुद शक्ति थी, वहाँ उसे सशक्त करने की ज़रूरत ऐसी क्यों आन पड़ी? देखिए, ऐसी स्थिति मुझ कैसे बन गई? बिल्कुल, जी। बिल्कुल। मुझको लगता है कि इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ हमेशा से एक कॉन्सेप्ट रहा है कि हमने शक्ति की पूजा की है। जी। और ये भी माना जाता है कि जो भी इन्कार्नेशंस होते हैं, वो हुँ, हुँ। इन्कार्नेशंस मेल फॉर्म में हुए हैं। आज तक हमारे यहाँ राम हुए, कृष्ण हुए, जो हुँ, भी हुँ। इन्कार्नेशंस हुए सब मेल फॉर्म में हुए। लेकिन हुँ, ये बिल्कुल बात तय है कि हमारे यहाँ जो हुँ, जो एक कॉन्सेप्ट था कि हम पुरुष और प्रकृति साथ थे। हुँ। अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। कॉन्सेप्ट है। जी, जी, जी। वो उसको उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। वो हमारे हुँ, यहाँ कॉन्सेप्ट है, वो साथ-साथ चलता रहा। हुँ, सनातन धर्म में हमने देवियों की पूजा की, हमारे यहाँ इतनी सारी देवियाँ पूजी जाती हैं। हुँ, अब हुँ। प्रश्न यह है कि क्यों नारी को फिर सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी? हुँ, तो हुँ। सनातन धर्म की जब जब से हम चर्चा करें, जो टाइम इम्मेमोरियल से हम समझते हैं कि चला आ रहा हुँ, है, हुँ। हुँ, उसके बाद जो पीढ़ी दर पीढ़ी या युग दर युग जो परिवर्तन हुँ, आते गए समाज में, जैसे हुँ। वैदिक काल में स्त्रियों का स्थान बहुत ऊंचा था, जी। वो बिल्कुल हुँ, बराबरी में बिल्कुल। थी और हुँ, बहुत ऊंचे तरीके से उनको बहुत हुँ, प्रतिष्ठित नजर से उनको देखा जाता था। हुँ, लेकिन धीरे धीरे समाज में इतने सारे परिवर्तन आए विदेशी आक्रांताओं के आने के कारण या अन्य हुँ, बातों के कारण, हुँ, जो जो हुँ, परिवर्तन आते गए हमारे रहन सहन हुँ, और उसमें उसमें हुँ, हुँ, शायद लोगों को लगा कि स्त्रियों को बचा कर रखना ज़रूरी है। हुँ, हम मेरी समझ में जो पर्दा प्रथा या स्त्रियों को ढकने की प्रथा या घर के हुँ, अंदर रखने की जो प्रथा है, जो आप हुँ, बहुत दूर न जाएँ, तो हुँ, मुगल हुँ, आक्रांताओं की बात करें, अंग्रेज़ों की बात करें, बहुत दूर न हुँ, जाके जो रिसेंट हुँ, हमारे हुँ, यहाँ हुआ है पिछले समझिए 500-600 हुँ, सालों में जो हमारे देश हुँ, में हुँ। हुआ, जी, जी, जी। उनकी बात अगर हम करें, तो हुँ, उस वक़्त जो जो सिचुएशन रहा होगा समाज में, उस जी। सिचुएशन में लोगों ने लड़कियों को, स्त्रियों को बचाने की ज़रूरत समझी होगी। ये हुँ, मैं समझती हूँ, अगर इतिहास को आप गौर से पढ़ें और देखें तो ये हुँ, बात समझ में आती है कि हुँ, हुँ, लोगों को बचाने की ज़रूरत समझ में आई होगी। क्योंकि हुँ, स्त्रियाँ कितनी भी सशक्त हों, हुँ, पुरुष भी बहुत पावरफुल हों, लेकिन हुँ, जहाँ लड़ाई और वॉर और विमेन अबडक्शन और उनके साथ जो जो दुर्व्यवहार होता है, उन सारी बातों हुँ, के समय आज भी हम देखते हैं हुँ, हुँ, कि अभी समाज में जो बलात्कार की चर्चाएँ हो रही हैं या उस तरह का दुर्व्यवहार की जो बातें हो रही हैं, उसमें हुँ, हुँ, हर माँ-बाप का पहला प्रश्न यही रहता है कि वो अपनी बच्ची को और अपने बच्चे को उस दुर्व्यवहार में पड़ने से बचा सकें। हुँ, 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 तो ये जब हो गया कि लड़कियों को ये कहिए कि उनको इससे इन सारी बातों से बाहर लाने के लिए या इन बातों से बचाने की ज़रूरत जब पड़ी, तो उस हुँ, बचाने की ज़रूरत में पुरुषों को आगे आना पड़ा। जी, क्योंकि जी। उस में जो लड़ाइयाँ होती थी या ये सारी बातें होती थी, उसमें पुरुष बाहर निकलते थे और अपने समाज की प्रतिष्ठा को बचाने का प्रश्न था। हमारे यहाँ हुँ, चित्तौड़ की महारानी का प्रसंग है। हमारे हुँ, यहाँ हुँ, दूसरे बहुत सारी बातें हम जानते हैं, जिसमें हुँ, नारियों ने के लिए अपने आप को जौहर में जला दिया, हुँ, हुँ, क्योंकि खिलनी से वो बचाना चाह रही थी अपने आप को। तो इन सारी बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो एक दौर रहा होगा जिसमें स्त्रियों को हुँ, अंदर हुँ, रखा गया होगा। अब जब हुँ, एक बार अंदर रखा गया और पीढ़ी दर पीढ़ी वो अंदर रह गईं, तो हुँ, उस हुँ, चारदीवारी में रहकर, उस घुटन में रहकर शायद उनकी मानसिकता भी बदल गई और पुरुषों की हुँ, मानसिकता भी बदल गई। पुरुषों की हुँ, हुँ। मानसिकता बदल हाँ, गई कि ये उन्हें तो स्त्री को ये समझने हाँ, लगे कि ये अब अंदर रहने की ही के लिए ही बनी है।
के लिए बनी है। उसके बाद जैसे महात्मा गांधी ने या राजा राम मोहन रॉय ने जो परिवर्तन लाने की कोशिश की, सती प्रथा को खत्म किया, स्त्रियों के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस की उस समय बात हुई, विमेन्स कॉलेजेस की बात हुई, जिसमें पढ़ाई के लिए स्त्रियां बाहर आई जरूर, लेकिन वो बहुत ज्यादा जो अर्बन कल्चर था, जो सिटीज में रहते थे फैमिलीज, उनमें ज्यादातर बंगाल में, महाराष्ट्र में, इन सब में लड़कियां बाहर आई पढ़ने के लिए। वो जब पढ़ने उठने लगी तो विचार लोगों के खुलने लगे और सब कुछ लोग जानने लगे। बट जो एसेंशियली उनका माइंडसेट हो गया था, स्त्रियों का भी माइंडसेट क्या हुआ, जनरेशन टू जनरेशन अगर आप किसी को बंद करते हो और कहें कि आप किसी चीज के लिए बनी है, तो उसको बदलने में समय तो लगेगा, समय लगेगा, बिल्कुल समय तो लगेगा। तो इसीलिए ये जरूरत पड़ी कि नारियों को फिर से सशक्त किया जाए। मगर तो इसीलिए शायद ये विमेन्स एम्पावरमेंट की जो बात हुई कि उनको एम्पावर्ड किया जाए, क्योंकि उस बीच का जो इतना बड़ा गैप है, उस गैप को हम दिन में बदल के फुलफिल नहीं कर सकते। हाँ, ये ऐसे नहीं हो सकता है, ये मानसिकता बदलने की बात हो रही है। मानसिकता बदलने की जरूरत है। मैम आपका स्वागत है, आप देख नहीं पा रही हैं। आपसे ये पूछना था कि आप जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में हैं और जहाँ सरकार ने पूरी व्यवस्था की है कि सभी लड़कियों को पढ़ाने की बात की गई है कि उनके पढ़ने के लिए, बाकी अभी तो फर्स्ट डिवीजन और ऐसे होने पर उन्हें प्राइज भी मिल रहा है प्रोत्साहन के लिए, बाकी भी उनके लिए काफी चीजों का व्यवस्था किया गया है। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ 100% अटेंडेंस है लड़कियों के, नामांकन हर लड़की की हो रही है? नामांकन हो रही है ना। पहले तो नमस्कार मैम। जी जी। हेलो। जी जी, हाँ आवाज जी जी, आपकी आवाज क्लियर है, आप बोलिए। अच्छा बोलिए। यहाँ हाँ जी, स्थिति है जी, उसमें सरकारी योजनाओं से जो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति, पोशाक, मध्याह्न भोजन, साइकिल, किशोरी स्वास्थ्य, जितनी भी योजनाएं हैं, जी जी, उससे है और अच्छा, नामांकन हो रहे हैं। लगभग 90% से ज्यादा नामांकन तो जरूर हो रहे हैं। ओके, हाँ, तब तो हाँ जी, उपस्थिति, लेकिन अगर सवाल उपस्थिति की है जी, तो उनका मतलब उनका अटेंडेंस जो काउंट होता है जी वो जी, अप्रैल से सितंबर तक काउंट होता है। ओके, जिससे अप्रैल कि टू उनका सितंबर, मतलब हाँ, अटेंडेंस काउंट मतलब जिस 75% जो उनका अटेंडेंस रहता है तो उनको पैसा मिलता है। ओके, तो यहाँ मकसद स्कूल में आके शिक्षा लेना नहीं है, स्कूल से पैसा लेना है। उनका मतलब है कि अप्रैल से सितंबर तक जो है लड़कियों की उपस्थिति लगभग 100% रहती है। जी, जी, तो अभी जैसे सरकार ने ये व्यवस्था की है, वो तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए किया है, तो यहाँ शिक्षा से वो पैसे पे शिफ्ट हो गया है। अटेंडेंस कंप्लीट होने के बाद ही वो पैसा मिलेगा, इसलिए बच्चे वहाँ पहुँचते हैं। हाँ, बस मुख्य लक्ष्य वही है कि वो मतलब 100% उनका जो है सितंबर तक क्लास आते हैं। जी। उसके बाद अक्टूबर के बाद से वही बच्चे आते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। ओके, तो वो परसेंटेज कितना रहता होगा मैम? एक अंदाजा आप कुछ बताइए ऐसा कि आपके स्कूल में किस तरह से आ रहे हैं? बहुत कम। 10% के आसपास। ओके, अच्छा। 10% के आसपास जो है वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। जी, जी। अभिभावक भी चाहते हैं कि वो बच्चे पढ़े और अच्छा। उठते हैं समय से, नहीं तो सितंबर के बाद से उन लोगों का काम शुरू हो जाता है कि ये काम है, वो काम है, ये है, वो है। अच्छा, अच्छा, बहुत सारा काम हो जाता है उसके बाद, अच्छा। हाँ, उसके हाँ, उसके हाँ। बाद बहुत सारा काम हो जाता नहीं है। तो और एक ये चीज और है जी, जी मैम। कि मतलब लड़कियां बहुत ज्यादा स्कूल में नामांकित है ओके। और लड़के कम है। अच्छा, तो इसका मैंने क्या वजह होगा मैम? हाँ, वही मैंने उन लड़कियों से पूछा कि आप मतलब कितने भाई बहन हो, तो उन्होंने 2 या 4 या 5 जो भी है वो उन्होंने बताया। तो मैंने पूछा कि ये आगे आपके दूसरे भाई जो भाई है वो कहाँ पे पढ़ रहे हैं और बहन कहाँ पे पढ़ रही है। तो
ज्यादातर बच्चों ने यही बताया कि बहनें जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है, ओके, भाई जो है वो और भाई प्राइवेट प्राइवेट स्कूल में है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी, ग्रामीण मानसिकता अभी भी वही है कि हम्म, लड़कियों को पढ़ा के बस उसके शादी से मतलब रखिए कि उसकी शादी हो गई। मुख्य लक्ष्य है कि शादी उनका हो जाए, उनके पढ़ाई का मुख्य लक्ष्य है कि उनकी शादी हो जाए, और हाँ लड़के को जॉब चाहिए, इसके लिए पढ़ना है, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। लड़की को जॉब चाहिए, उन्हें भार संभालना है, परिवार का वहन करना है, बहुत काम उनको करना है। बहुत सारी चीज, जी जी। हाँ हाँ, तो ये सारा काम तो, करना है। अच्छा, जी जी, एक चीज और बताइए मैम कि यहाँ आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं, तो वहाँ जिनकी फैमिली बैकग्राउंड में है कि उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके फर्स्ट जनरेशन ही स्कूल आ रहा है, पहली बार पढ़ना शुरू किया, तो इसमें बच्चे कोई आपको इस तरह का कोई डिफरेंस दिखता है कि जिनके घर में पहले से पढ़े लिखे फैमिली है, वहां से बच्चे आ रहे हैं, और जो कि जिनके फर्स्ट जनरेशन ही स्कूल आ रहे हैं, तो दोनों की बच्चों में, बच्चों की क्वालिटी या सोचने का या रहन सहन या जैसे भी, आपको क्या उसमें डिफरेंस दिख रहा है? बहुत फर्क है, हम्म, बहुत ज्यादा फर्क है। जो अशिक्षित परिवार की लड़कियां हैं जी जी, उनमें मतलब जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, उनमें शिक्षा के प्रति अभिरुचि एकदम कम है। ओके, हम्म, वे वे मतलब ना खुद पढ़ना चाहते हैं, ना दूसरों को पढ़ने देना चाहते हैं, बस इसलिए आते हैं कि बस, और उनके गार्जियन को भी कोई मतलब नहीं है। वो आते भी हैं स्कूल तो बस यही पूछने के लिए आते हैं कि मेरे बच्चे का पैसा इस महीने में नहीं गया। अच्छा। इंटरेस्टिंग है, हाँ। हाँ, सिर्फ पासबुक लेके स्कूल आते हैं, ये भी नहीं कि बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, उससे इससे कोई मतलब नहीं, एक्चुअली वो खुद अवेयर नहीं है इस बात को लेकर कि ये बच्चों के लिए शिक्षा कितना जरूरी है। हाँ, जी जी, और अगर जब पेरेंट्स, मतलब जिनके हम्म जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, हम्म, उनके बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, वो पेरेंट्स भी हम्म, चाह रहे हैं कि आगे बढ़े, लड़कियां, उनकी बेटियां भी आगे बढ़े। ये बदलाव आया है समाज में। जी, वो चाह रहे हैं कि मतलब कम से कम नौकरी अगर लक्ष्य नहीं भी रखते हैं तो हम्म, उनका लक्ष्य ये रहता है कि इतना पढ़ जाए कि नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ा सके, अच्छा, उनका नेक्स्ट जनरेशन भी शिक्षित हो। हम्म, ये है, इसके लिए प्रेरित करते हैं कि मतलब आगे तुम पढ़ो तो आगे अपने बच्चों को भी पढ़ा पाओ। जी जी, तो आपका नेटवर्क का इशू है, इसीलिए मैम मैं लगातार आपसे ही प्रश्न कर रही हूँ कि ऐसा, आप तो खुद ग्रामीण बैकग्राउंड से रही हैं और पढ़ाई अपने पूरा किया है, और अभी भी आप बहुत अच्छा अपना काम कर रही हैं, तो आपको भी तो कई तरह की दिक्कतें हुई होंगी जब आप जहाँ से पढ़ी हैं, या फिर जहाँ कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी का काम खत्म किया, फिर जॉब कर रही हैं, ग्रामीण परिवेश में रह के जॉब करना, बच्चे को पालना, तो इतनी सारी चीजों को मैनेज करने में आपको भी कई तरह की दिक्कतें हुई होंगी, कुछ हमारे साथ साझा कीजिए। जी, मैं बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से हूँ। मैं जन्मी पली बढ़ी, एकदम मेरा लालन पालन अत्यंत ग्रामीण परिवेश में हुआ है। और खास करके मेरा गांव जो है वो जी एकदम रूढ़ियों और परंपराओं में जकड़ा हुआ गांव था। अब तो थोड़ा जी जी, परिवर्तन भी हुआ है, जी लेकिन जी, जिस समय में हम लोग बच्चे थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, उस समय में मेरा गांव एक रूढ़ियों और परंपराओं में जकड़ा हुआ गांव था। यहाँ तक कि मेरी माँ, मेरी काकियां दिन में घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। उनका आना जाना दिन में नहीं होता था। और ऐसे में मेरे पेरेंट्स का, मेरे परिवार का निर्णय कि ये पढ़ेगी आगे, स्कूल जाएगी। स्कूल तो हम लोग काफी बच्चे, मिडिल स्कूल बहुत सारी लड़कियां जाती थी, और हाई स्कूल तक जाते जाते उनका बदल जाता था, उनके परिवार की मानसिकताएं बदल जाती थी। मानसिकता, हाँ, हो गया। अब 7th कर ली, 8th कर ली या 9th कर ली, मतलब बोर्ड एग्जाम हम लोगों के बहुत है, समय में जी, बोर्ड एग्जाम देना एक बहुत बड़ा काम था कि वो मतलब पेरेंट्स ही नहीं चाहते थे कि लड़की बोर्ड दे। बोर्ड दे, हाँ, जी जी, हम लोगों के समय मेरे मतलब ईयर में, जिस समय मेरा बोर्ड था,
जी उस समय में बहुत सारी लड़कियों ने संस्कृत के उत्तर मध्यमा या पता नहीं कुछ होता है जी उससे पास करके बोर्ड पास कर लिया, पर मैट्रिकुलेशन का एग्जाम नहीं दिया। नहीं दिया। जी जी हाँ, उनका ये कहना था कि ये ये करके कुछ नहीं आप होगा, आगे तो कुछ एक नहीं सेकंड में है। आपको रोक रही हूँ मैम, चूंकि आप विजुअल नहीं, आप दिख नहीं रही हैं, लोग तो अंदाजा नहीं होगा कि इनू मैम का मैट्रिकुलेशन कौन से ईयर में हुआ होगा मैम आपका? आपका 2000 कौन से ईयर में 2000 मैट्रिक हुआ है? 2000 में। 2000 में भी ऐसी स्थिति थी कि जहाँ 10th करना जो है वो बहुत बड़ी बात थी। ये हमें यहाँ पॉइंट आउट करना जरूरी था। चूंकि आप दिख नहीं रही हैं तो ये बताना जरूरी है कि आप बहुत कम उम्र की हैं और अभी भी ये स्थिति वहाँ बनी हुई है कि अभी भी लोग 10th तक नहीं पढ़ पा रहे हैं और उससे पहले जो है उनकी मानसिकता बदल जा रही है। जी आप कंटिन्यू कीजिए मैम। मतलब उसके बाद मैं मतलब मेरा स्कूल जो था वो मेरे घर से 3-4 किलोमीटर दूर था, जहाँ हम लोग पैदल जाते थे। और ऐसा ही फिर कॉलेज भी 5-6 किलोमीटर दूर था। तो परिवार वालों ने आपका साथ दिया और जी उन्होंने चाहा कि आप, तो आपको देखकर भी वहां के बहुत सारे लोगों में जी नहीं तो गांव के लोगों में इसके लिए बहुत आलोचनाएं होती थी कि मेरा परिवार मुझे आगे बढ़ा रहा है, मेरे माता पिता चाह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं, तो इसके लिए गांव में बहुत चर्चा होती थी उस समय में। चर्चा होती थी। जी 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 हाँ, बहुत चर्चा होती थी कि ये क्या कर लेगी, इस चर्चा का मुख्य केंद्र क्या होता था मैम? इस चर्चा का मुख्य केंद्र क्या होता था? मतलब लांछनाएं लगती थी। लांछनाएं। हाँ, सबसे जो प्रॉब्लम जो करता है कि लोगों की, जो स्टूडेंट पढ़ना चाह भी रहे हैं और इस मानसिकता में अगर उलझ गए तो वो फिर आगे नहीं निकल पाते हैं। तो वहाँ सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो फैमिली का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये आपके साथ रहा, अच्छा कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया और आपकी अपनी खुद की भी इच्छा रही तो आप आगे निकल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण रहा कि मैं आगे बढ़ पाई, क्योंकि मेरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा था, मुझे आगे बढ़ा रहा था। ये तो आपके जी हेलो, जब मैंने पीजी करने की बात सोची, जी जैसे तैसे मेरा ग्रेजुएशन तो पूरा हो गया। जब मैंने पीजी करने की बात सोची तो ये तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। जी जी, मतलब गांव में तो पीजी किसी ने किया ही नहीं था, मतलब लड़कों ने भी बहुत कम ही किया था, तो लड़की हो के पीजी करेगी तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। जी हम निभा मैम की ओर चलते हैं और मैम से बात करते हैं कि मैम, जहाँ छात्राओं में ड्रॉप आउट होना एक आम बात है, क्योंकि जनरली जो उम्र होती है, अभी भी जो स्थिति है, बहुत ज्यादा तो ग्रेजुएशन तक होते होते जो है शादी हो ही जाती है, अभी भी ऐसी स्थिति हमने देखी है। तो यहाँ ड्रॉप आउट होना तो एक आम बात हो गई। तो हायर एजुकेशन में जो पढ़ने का उनका स्कोप है, या कह सकते हैं कि वो जो पढ़ने की जिम्मेदारी है कि बच्चे के साथ और फैमिली के साथ फिर वो उसमें शुरू करे अपना पढ़ाई, और वहां जाकर पता चलता है कि अभी भी उनका रोजगार सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में उन्हें दिशा सही मिल पाएगा या शिक्षा को वो सही तरह से सदुपयोग उसका कर पाएंगे मैम? इससे क्या फर्क पड़ रहा है हायर एजुकेशन में? जी मुझे 2 बातें समझ में आती हैं। एक बात तो ये है कि आज की सरकार की जो नीति है, उस नीति को हम सब देखभाल रहे हैं और लोगों को उससे उचित लाभ भी मिल रहा है। चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें या बिहार सरकार की बात करें, जिस तरह की सुविधाएं, हमारे जमाने में क्या होता था कि हमें किसी भी तरह का स्कॉलरशिप अगर चाहिए तो हमें अत्यंत मेधावी होने की जरूरत थी। जी जब तक हम टॉप मेरिट लिस्ट में नहीं आते थे तो हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलता था। अभी की जो बात है, स्पेशली लड़कियों के लिए, इवन कि हमारी यूनिवर्सिटीज में भी जो सरकार की नीति है, उस नीति के अनुसार जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, वोकेशनल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में अभी तक बच्चियों के एडमिशन तक का पैसा नहीं लगता। अच्छा, लड़कियों का एजुकेशन फ्री है, उनको पैसा नहीं मिलता। स्कूल की बातें अभी उन्होंने बताई कि वहां बच्चियों के नाम से पैसा आता है,
अभी हमारी सरकार, अगर आप पास कर जाते हैं, 10th पास कर जाते हैं, तो एक लमसम अमाउंट लड़कियों को मिलता है। बीए मिल का रही पास करने पर 50,000 रुपया मिलता है। तो लड़कियां आजकल ड्रॉप आउट नहीं होना चाहती। और अब जो प्रोविजंस हो गए हैं हमारे यहाँ की, मान लीजिए कि आपने बीए पार्ट 1 किया, किसी कारण से आप पार्ट 2 नहीं कर पा रही हैं, तो 1 आध 2 साल के बाद आप फिर से ज्वाइन करके उसको कर ले सकते हैं। ये एमए नहीं में भी सेमेस्टर वाइज परीक्षा है, एक सेमेस्टर आपने छोड़ भी दिया तो एक 2-3 साल का एक अवधि है जिसके अंदर आप फिर से आके ज्वाइन करके उसको पूरा कर सकते हैं। मोर ओवर सरकार का वो लड़कियों का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। और नौकरियों की जहां तक बात है, अब रोज अखबार पढ़ते हैं और जो चीज हम देख रहे हैं उसमें बहुत सारी जगहों पे लड़कियों को नौकरियां मिल रही हैं। ऐसी बात नहीं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। यहाँ गया शहर में एक पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस चलता है, जो पोस्ट ऑफिस केवल लड़कियों का पोस्ट ऑफिस है। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। पोस्ट ऑफिस है जिसमें केवल महिलाएं काम करती हैं, कोई पुरुष वहाँ काम नहीं करते। अच्छा। महिलाओं के लिए काम तो बहुत सारे हो रहे हैं। मुझको लगता है कि जो लड़कियां ड्रॉप आउट करती हैं या परिस्थितिवश कहती हैं, कि एक तो परिस्थितियां ये होती हैं कि आपकी अगर शादी हो भी गई तो आप किस परिवार को जाती हैं, उस परिवार की क्या मानसिकता है, उस परिवार के लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि आप आगे पढ़ें और बढ़ें और अपनी शिक्षा पूरी करें। अगर उसमें उलझ जाती हैं तो वो एक दूसरी बात होती है। लेकिन पहली बात ये है कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए या उनके लिए जो सरकार की नीति है या जो कोशिशें सरकार स्कूल्स में ही बच्चों की उपस्थिति हो, इसके लिए बच्चों को भोजन देना है, पैसा देना है कि उस आकर्षण से बच्चे आए। तो केवल उससे तो होगा नहीं। बेसिक चीज है कि आपकी लगन आपको कितनी दूर तक ले जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपने में वो लगन डेवलप करना होगा। जैसे इन्होंने अपना उदाहरण दिया कि इनको पढ़ना था, तो पढ़ना था तो फैमिली सपोर्ट भी मिला। फैमिली सपोर्ट मान लीजिए कि इनको इनिशियल स्टेज में मिलता भी और ये पढ़ने की बजाय भटक जाती, इनकी लगन ना होती, तो परिवार कितनी दूर तक साथ देता। परिवार ने इनका साथ तब दिया जब ये आगे बढ़ती गई, पढ़ती गई, तो फैमिली ने कहा कि नहीं, इसकी लगन है, लगन को साथ देना चाहिए। तो ये केवल गांव की बात नहीं है। आप इसमें शहरी परिवेश में भी आप देखेंगे कि लड़कियों को जो पढ़ाने की जहां तक बात होती है, इवन हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी, मतलब पेरेंट्स के ऊपर की जनरेशन थी, तो हमारी जैसे हम 4-5 बहनें हम हैं, तो हमारी दादी की इच्छा कभी नहीं होती थी कि हम लोग बहुत दूर पढ़ें। उनको ये थी कि उनके बेटे के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि इनकी 4-5 बेटियां हैं, तो इनकी शादी करनी है, तो क्यों पढ़ा रहे हो, इनकी जल्दी जल्दी शादी करो। लेकिन क्योंकि हमारे फादर बहुत मतलब पढ़े लिखे थे और एकेडमिशियन थे, तो उनको ये पता था कि शिक्षा होने से क्या होता है, क्या होता है। आपका फोन शायद उसको म्यूट कर दीजिए, वो उनसे जो कनेक्टेड आप हैं ना, तो आवाज हट रही है। तो वो मालूम था उनको, तो उनका उद्देश्य था, उन्होंने हम लोगों की शादी में भी कभी ये नहीं देखा कि बहुत बड़े प्रॉपर्टी वाले घर में बच्चों को भेजे। उनका एक ही आदर्श था कि बच्चियों को हम पढ़ाएंगे और मेरी बच्चियां अगर पढ़कर सही रास्ते पर चलकर अगर खड़ी हो जाएंगी, तो लोग अच्छे परिवारों से खुद ही चाहेंगे कि इस घर की लड़की हमारे घर में बहू बन के आए। और अगर लड़का अच्छा होगा तो दोनों मिलके अपना जीवन बना लेंगे, अच्छे से चला लेगा। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कहा मैम। ये एक बहुत ऊंची मानसिकता थी उनकी, वो ऊंची मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपकी सोच सही दिशा में है और आपका जो है आप में अगर उस तरह की शिक्षा है, तो आप कैसी भी स्थिति में अपने को अच्छे से संभाल सकती हैं, वहां लेकर चल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको लगन होना चाहिए। जी जी जी, आप उस उद्देश्य को पूरा करें, उसमें ट्रूथफुलनेस, विथ ट्रूथफुलनेस। बच्चियों को आजकल देखिए, हम जब जहाँ संस्थाओं में पढ़ाते हैं, वहां जो बच्चियों की दशा है, उस दशा का वर्णन करना बहुत मतलब जरूरी नहीं है। एक खुलेआम बात हो गई है कि बच्चियों का एडमिशन हो रहा है, क्रेडिट कार्ड से पैसा आ रहा है, जहाँ वोकेशनल कोर्सेज हैं उसमें भी बच्चियां आना नहीं चाहती हैं, पढ़ना नहीं चाहती हैं। एक नाम की पढ़ाई है कि हम फलानी सब्जेक्ट में फलानी चीज में एमए कर रहे हैं, फलानी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं,
वो एक उनका वो एक तो वो एक तो शिक्षा आवरण का है, मकसद पूरा नहीं हुआ। मकसद पूरा नहीं हो रहा है, एक मकसद आवरण पूरा नहीं। उन्होंने ओढ़ लिया है, लेकिन उसको जो लगन होनी चाहिए वो लगन कहीं नहीं है। अपने ये एक जब तक बहुत बड़ी हाँ, खामी है हमारी शिक्षा में अभी, जी, शिक्षा जब के तक कि क्षेत्र में। वो खुद शिक्षा अर्थपूर्ण नहीं होगा, तब नहीं, तक वो समाज पर उसका असर नहीं आएगा। और उसका असर तो शिक्षा का दिखेगा। मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि आप सिर्फ जॉब करें तो शिक्षा जॉब है। के लिए शिक्षा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसी पॉइंट पे आ ये रही थी कि शिक्षा का ये मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी ही मिले। इसके जी, अलावा भी जो है शिक्षा एक अपने आप में एक पुस क्योंकि पूरी चीज़ है। बिल्कुल, जहाँ तक लड़कियों की पढ़ाई की बात है ना, कि लड़कियाँ अगर जी। शिक्षित होंगी और मान लीजिए कि वो बाहर जाके नहीं अर्थोपार्जन नहीं कर पा रही हैं, हुँ। लेकिन अगर उनकी शिक्षा सही है, तो हुँ, घर में वो अपने बच्चों की जो देख-रेख कर रही हैं, या अपने हुँ। बच्चों को पढ़ाने में जो उनका सहयोग बिल्कुल, कर रही हैं, उस बिल्कुल। सहयोग के लिए आप एक ट्यूटर रखते हैं, तो आप 1000, 2000, 5000 रुपया महीना खर्च करते हैं। लेकिन हुँ, जिस लगन से कोई स्त्री, पढ़ी-लिखी स्त्री अपने बच्चे को पढ़ाएगी, वो लगन हुँ। उसके ट्यूटर को कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं तो होगा। बहुत कम चाहे समय अगर हो वो जाता अर्थोपार्जन बाहर जाकर नहीं भी कर पा रही हैं, तो वह भी तो है। हुँ, एक तरीके का अर्थोपार्जन है, कि आप बिल्कुल, घर में बिल्कुल। रह के अपने दिशा-निर्देश में अपने बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रही हैं, तो वो हुँ, आप अर्थ को भी वो का भी उपार्जन कर अभी रही हैं, क्योंकि जो पैसा आप अभी बाहर यहाँ देते हैं, जी, जी। आपके घर जी। अभी एक बहुत छोटा-सा एक इंसिडेंट याद आया इस बात से मैम, कि हमने गाँव में कुछ दिन पहले जो है एक छोटा-सा सर्वे था उस तरह से। कुछ हमारे अपने ही लोग थे, जो जिनको मैं जान रही थी, बहुत करीब से जिन्हें जान रही थी। उनसे बात करने के दौरान जब हमने उनसे बात किया और कहा कि ठीक है, आपके जो घर के लोग हैं, मैं उन्हें अपने साथ ही रखती हूँ और जितनी सैलरी आपको मिल रही है, मैं उससे अधिक सैलरी देकर आपकी वाइफ को अगर मैं जॉब दूँ, तो क्या आप अपनी वाइफ को मेरे साथ नौकरी करने देंगे? तो अच्छा। उनका जवाब मेरी तरफ ये आया कि हुँ, हम नहीं जाने देंगे। हम जानते हैं कि वो आपके साथ पूरी तरह सेफ है, मुझे किसी हुँ, तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम आपके साथ उनको नौकरी करने नहीं जाने देंगे। तो फिर इसका कारण जब हमने जानने की कोशिश की कि क्या कारण है ऐसा? कि अगर आपकी सैलरी 40 है, हम अगर आपकी वाइफ को 60 दे रहे हैं, काम हम हुँ, उनसे अपने साथ रख रहे हैं, हम जो भी काम उनसे करवाएँ, तो आप बताइए कि क्या वजह है? तो वहाँ उन्होंने बड़ी एक जो बात उन्होंने कही वो मुझे बहुत अपील किया। उन्होंने कहा कि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जिस समाज में जी रहे हैं, यह समाज सिर्फ़ अर्थ के लिए नहीं है, हमें सिर्फ़ हुँ, पैसों से मतलब नहीं है। हम हुँ, समझते हैं आज भी कि अगर वो घर में हैं, वो बहुत काम करती हैं और उन्हें पूरा इज़्ज़त ख़याल रखना, उनका इज़्ज़त देना हमारा धर्म है। तो इसके तहत और इतने तरह के ल दूसरी बात ये है कि इतने तरह के लांछना है यहाँ पर। यहाँ लोग हर आदमी यहाँ सोच के चलता है, हम भी ऑफ़िस जा रहे हैं, हमारे साथ भी जहाँ फीमेल कैंडिडेट हैं, काम कर रहे हैं साथ में, लेकिन लोग उनको इस नज़र से देखते हैं कि वो हमारे नहीं बर्दाश्त होगा कि हमारे घर के लोगों के साथ ऐसा हो। तो इसलिए भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वाइफ़ बाहर काम करे। तो यहाँ ये गाँव का परिवेश था, वहाँ का ये आंसर था। वहीं एक शहर में अगर हम लेते हैं, तो बगल वाले में क्या हो रहा है, हमें कोई जानकारी नहीं होती। तो हुँ। यहाँ एक मेजर डिफरेंस जो है कि ग्रामीण परिवेश अभी भी समाज को बांध के चल रहा है, जहाँ की शहरी परिवेश अभी अर्थ की ओर ही अपने आप को ले जा रहा है। ये एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों जगह। नहीं, मुझको नहीं ऐसा लगता। आप अगर मैं इसकी बात करें, बहुत ऊँचे समाज में जाने की बात करें, ऊँचे समाज से मेरा मतलब है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ अगर आप हुँ। जाएँ। जी, हम जी। पहले गाँव से छोटे शहरों में आते हैं, छोटे शहरों हुँ, से बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े शहरों हुँ, से लोग विदेशों को जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं, तो ये बिल्कुल। बात होती है। लेकिन हुँ, है क्या ना कि एक अगर आप इसकी बात करें, लांछना की बात जहाँ तक है, हुँ। वो मुझको नहीं लगता है कि वो एक जनरल अप्रोच है। गाँव में जैसे अभी उन्होंने कहा, हुँ। इंदू जी ने कहा कि जब वो हुँ। पढ़ने के लिए निकलती थी तो लोग बातें करते थे कि पता नहीं क्या करेंगी। हुँ। एक भावना थी लोगों को, पता ये नहीं क्या करेंगी। तो हुँ। ये भावना जो है ना, ये अनेक कारणों से बाहर आती है। एक हुँ। तो बात है कि सोच छोटी है लोगों की। हुँ। लड़कियों को उस दृष्टि से देखना है कि ये बाहर निकलेंगी तो कुछ गलत ही करेंगी। ये हुँ। हम मन में बिठा लेते हैं। हुँ। लड़कियाँ गलत करें ना करें, अगर उनके साथ कुछ गलत हो गया, तो हुँ। भी लड़कियों का ही दोष है। लड़कियों का दोष है। हम जी। ये भूल जाते हैं कि हम उसी समाज में लड़कों को भी जन्म देते हैं।
तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम समाज को सुधारना चाहें और अगर हम समाज को बनाना चाहें तो केवल लड़कियों को प्रोटेक्ट करने और लड़कियों के ऊपर लांछना लगाने से तो समाज आगे बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल। सबसे बड़ा दायित्व माँ बाप का आजकल ये है कि वो अपने बच्चों को, लड़कों को उचित शिक्षा दें। शिक्षा से मेरा मतलब कागजी शिक्षा और उच्च शिक्षा की बात नहीं है। शिक्षा से मेरा मतलब है कि लड़कों को उचित संस्कार देने की जरूरत होती है, क्योंकि जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें किसी न किसी के घर का तो बेटा ही होता है, बिल्कुल। किसी न किसी घर का तो बेटा होता है। तो बच्चों को ये शिक्षा देना बहुत जरूरी है कि तुम अगर अपने घर की लड़कियों को अगर समझते हो कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, तो वैसी ही सुरक्षा दूसरे घर की लड़कियों की भी होनी चाहिए। बच्चों को बिल्कुल ये समझाना चाहिए और इस तरह का लालन पालन होना चाहिए कि बच्चे अपने आप को लड़कियों से सुपीरियर ना समझें। ये जो हमने ट्रेंड पैदा किया है कि लड़के सुपीरियर हैं, इसलिए लड़कों को सारी आजादी है। वो जो एडवर्टीजमेंट आता था कि व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, तो ये एक प्रतीकात्मक एडवर्टीजमेंट था। लेकिन हर चीज का एक लेकिन होता है कि इस विकास की दौड़ में, जिसको हम विकास कह रहे हैं, उस विकास की दौड़ में हम लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए हैं। जी, पक्ष जी बिल्कुल प्रतिद्वंदी हो गए हैं। हमने ये होड़ लगा लिया कि अगर पुरुष शर्ट पैंट पहन सकते हैं तो हम भी पहन सकते हैं। हम क्यों नहीं? हम ये भूल गए हैं कि हमारी शारीरिक संरचना, हमारी मानसिक संरचना सब एक दूसरे से अलग है। बिल्कुल अलग है। तो इस होड़ में क्या हुआ है, प्रतिद्वंदी के रूप में हमने एक दूसरे को आमने सामने खड़ा कर दिया है। और यहाँ उस मानसिकता से अगर हम चलेंगे तो हमारे अंदर प्रकृति ने जो हमारे दैवीय गुण हमको दिए हैं बाय नेचर, अब हम बहुत दूर अगर साइंस की बात अगर हम करें तो आजकल क्लोनिंग भी हो रही है, आजकल लोग जेंडर चेंज भी करा रहे हैं, तरह तरह की बातें अखबार में आती हैं। लेकिन जो प्रकृति ने हमें दिया है उसको हम दूर नहीं कर सकते, उसको हम नहीं हटा सकते। तो उस तरह से हमारा जो स्वभावगत जो हमको मिला है नेचर से, उस चीज में अगर हम परिवर्तन करने की कोशिश करें तो हम ईश्वरीय शक्ति से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को हम नहीं समझ रहे हैं। हाँ, तो कहीं मैम उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। दुरुपयोग कहीं नहीं हो रहा है। आजकल हम देखते हैं कि अधिकांश जगहों में उसका दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, क्योंकि अभी आजकल जो विवाह हो रहे हैं शादी.com से हो रहे हैं, इधर उधर से हो रहे हैं, कई सारी घटनाएं मैं जानती हूँ पर्सनली, जो कि मेरे इर्द गिर्द के परिवारों में घटनाएं घटी हैं। इवन माँ बाप ने भी जो है ना पैसा कमाने का जो एक होड़ लग गया है। मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी कि अभी जो पढ़ लिख गए हैं, जो अपने को जो लड़कियां अब स्मार्ट समझने लगली, वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो रही हैं। बहुत और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जी तो हम एक अंधे दौड़ में लगे हुए हैं। और अभी हम जो बात मैं आपको बताने जा रही थी कि बहुत सारे हमारे निकट के जान पहचान के परिवारों में ऐसी घटनाएं घटी हैं कि बहुत ही आलीशान शादियां हुई, परिचय हुआ, बातचीत हुई, शादी.com से हो या जिधर से भी हो, उसके बाद शादी हुई। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि ये लड़का बहुत अच्छा कमाता है, पैसा वाला उसके साथ शादी कर लो, शादी करने के बाद डिवोर्स का पिटीशन फाइल करो और उससे प्रॉपर्टी में शेयर मांगो। बिल्कुल ये केस तो बहुत बड़ा है मैम। कानून तो लड़कियों के लिए बना है, लेकिन उस कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है उसकी ओर भी सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। और माँ बाप की भी ऐसी मानसिकता हो जाती है कि बच्चियों के थ्रू अगर हम बच्चियों को प्रोत्साहित करें कि इस तरह की कमाई तुम कमाओ, तो ये तो हमारी मानसिकता है ना, माँ बाप की मानसिकता है। बिल्कुल हम गलत हैं इसलिए बच्चे गलत होंगे, जब हम कुछ गलत करेंगे तो बच्चे गलत होंगे। बिल्कुल गलत होंगे, क्योंकि इस तरह का। और फिर अभी जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ ये भी देखने को आ रहा है कि बच्चों के अब दिमाग में ये आ रहा है कि लड़कियों को ओवर प्रोटेक्शन मिल रहा है, गलतियां लड़की भी करे तो डांट हमें ही लगता है। तो इस तरह की शिकायत भी आती है, इस तरह की भी शिकायत आ रही है। और
एक तरफ तो उनको फैसिलिटी दी जा रही है, आप रिजर्वेशन भी है, बाकी चीज़ भी है हाँ, और बस में सीट भी उन्हीं का रिज़र्व है, तो वो हाँ, बैठ जा रही है। फिर बराबर है तो हर जगह बराबर हुँ, हो जाओ। तो ऐसी हाँ। भी बातें तो आती हैं सामने। वो देखिए वो एक मतलब संस्कारगत बात भी हम उसको ले सकते हैं कि हमने बिल्कुल। महिलाओं को शुरू से बहुत ही ऊंचे स्थान पर बिठाया। आज भी हुँ, हम हुँ। चाहते हैं कि महिलाओं को कहीं कोई तकलीफ ना हो, अच्छे हुँ, हुँ। परिवारों में संस्कार होते हैं। ये अपने हुँ, आप उपजता है कि मान लीजिए कि आप बस में चल रही हैं, 4 मेल बैठे हुए हैं, शायद आप खुद ही चली जाएँगी तो लोग आपको कहेंगे कि आइए बैठ जाइए, हम उठ जाते हुँ। हैं। हुँ, वो हुँ। एक बात होती बिल्कुल। है। तो हाँ, रिज़र्वेशन मानवता की जो बात जी, जी। ये मानवता की बात है, संस्कार मानवता की की बात बात है, है। जी। ये हम मानते हुँ, हैं। हुँ। और जहाँ तक रिज़र्वेशन की बात है, ठीक है, हम रिज़र्वेशन दे रहे हैं, हम क्यों रिज़र्वेशन दे रहे हैं? क्योंकि हम एक ख़ास तबके की बात करते हैं। अगर हुँ, ओवरऑल हम देखें अपने देश हुँ, को, तो हमारे यहाँ हुँ, हुँ। इतनी वैराइटीज़ हैं, इतने तरह के लोग हैं, इतनी तरह हुँ, की ट्राइब्स हैं, इतनी इतनी तरह की हुँ, सोसाइटीज़ हैं, कि अगर हुँ, हुँ, सबको लेके हम चलें, तब इन हुँ, चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है कि उनके उत्थान के लिए हमको हुँ, कुछ आगे सोचना चाहिए। हुँ। तो इसी सब संदर्भ में सरकार ने शायद इतनी नीतियाँ बनाई हैं और हाँ, बच्चों को इतना बिल्कुल। प्रशिक्षण मिल हाँ, रहा है, उसका यूज़ वो लोग उसको सही दिशा में लेके चले इसके लिए बना, लेके चले बट उसका इसके लिए बना मिसयूज़ भी है। होने लगता है। हाँ, जी, जी। बिल्कुल, हाँ। जी, जी। तो मैम हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि उच्च शिक्षा में जाना या शिक्षा को जहाँ से भी स्कूल से लेकर जो उच्च शिक्षा तक का जो उसका सफ़र है, इसमें अभी हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहते हैं कि 12th किया, अब उसके बाद किसी टेक्निकल लाइन में जाओ तभी ज़िंदगी है, अदरवाइज़ जीवन नहीं है। तो ये कैसी बात है मैम? हम कुछ जानना चाहेंगे। नहीं, ये कोई बात नहीं है ऐसी, अभी जिसको की फ़ॉलो जनरेशन करना में एकदम ज़रूरी मैक्सिमम है। लोगों के पास देखिए, जी, जी। एक तो बात ये है ना कि आजकल की जनरेशन को बहुत ज़्यादा बहुत सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो आज जी, डिजिटल जनरेशन में जी रहे हैं, तो हम जी, लोग जी। इस जनरेशन से बहुत पीछे हैं। बच्चों को हुँ, आजकल पता है कि उनकी चॉइस क्या है, उनको क्या करना है, उनको क्या करने से अच्छा लगेगा, क्या करने हुँ, से उनको एक एक सैटिस्फैक्शन होगा कि हम इस तरह की जॉब में प्रवेश करें या इस तरह की शिक्षा पाएँ, तो हम अपने हुँ, आप को हुँ, हुँ, संतुष्ट कर सकते हैं। हुँ, इसलिए हुँ। आजकल के बच्चे मुझे तो नहीं लगता कि माँ-बाप के कहने से चलते हैं कि 12th करो और टेक्निकल लाइन पकड़ो, लेकिन हुँ, और हुँ। उस ट्रैक नहीं, पे एक्चुअली चलते मैम फीमेल के साथ ये देखने को मिलता है कि जो बातें होती हैं उसमें ये चीज़ आता है कि अगर वो फीमेल का है कि हायर एजुकेशन में तुम आराम से जा सकते हो, घर बैठ के ये काम कर लो, वो काम कर लो, हुँ, इस तरह की बातें हैं। जबकि हुँ। मेल के लिए टेक्निकल लाइन जो है वो बना दिया। ये जो काम का बँटवारा है इस तरह से, ये ये बातें ये समझ में ये नहीं आती। ये हुँ। बँटवारा उसी तरह का है जैसा बँटवारा है कि तुम घर के अंदर काम करो और मैं घर के बाहर काम करता हूँ। जी, जी, बिल्कुल, ये वही आज वही भी सस्टेन करता है। जी। ये वही मानसिकता है, उसी मानसिकता का एक प्रतिरूप है। हुँ, उसी हुँ। मानसिकता का एक प्रतिरूप है कि तुम अगर टीचर बन जाओगे, तो हुँ, तुमको आराम होगा। जाओगे हुँ। 4-5 घंटे पढ़ा के वापस घर को आओगे। हुँ, व हुँ। तो अदरवाइज़ नहीं। आपका क्या है मैम इस मामले में व्यू कि लड़कियाँ जो है, वो समाज में जो मुख्य रूप से जो स्टैंड कर रही है, आधी आबादी है लड़कियाँ। तो किस बिल्कुल। तरह से लड़कियों का अभी के बच्चों का किस तरह से परवरिश हो कि वो एक अपने कल्चर को रखते हुए, हुँ। अपना व्यक्तिगत जो पहचान है, जो होना चाहिए, हर जीवन का जो एक अपना महत्व होता है, वो होने के साथ-साथ अपने कल्चर को भी रखते हुए किस डायरेक्शन में जाएँ? या आप कुछ पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी मैम? देखिए, मैंने शुरू में भी इस बात को कहा था कि हम जी, जितनी जद्दोजहद के साथ लड़कियों की बात कर रहे हैं, जी। हम ये कहेंगे कि हमने जो जो सशक्तिकरण की बात की, औरतों की सशक्तिकरण की बात हमने की, लेकिन जी। ये हमको हमेशा मान के चलना चाहिए कि सही दिशा और सही मात्रा में ही शक्ति का विस्तार जो है, हुँ, वो सही मायने में लिया जा सकता है। अब एक हुँ, हुँ, नदी का ही आप स्वरूप ले लीजिए कि हुँ, अगर हुँ, नदी मान लीजिए कि बहुत अच्छे से बह रही है और उसका हुँ, जल का स्रोत सही दिशा में जा रहा है, तब हुँ, वो मनुष्य के लिए उपयोगी है। लेकिन बहुत अगर खूब। वो है भर जाएगा जल से, हुँ, तो हम हाँ, उसको फिर नदी नहीं कह के फिर उसको बाढ़ कहते हैं। बिल्कुल, बहुत तो खूब। अभी जी। के समाज में जो हो रहा है, वो हुँ, अब मुझको लगता है कि ये जो जो फेमिनिज़्म की बात हम करते हैं, हुँ, हुँ, हमने फेमिनिज़्म की बात कहाँ से शुरू की थी? हुँ, हमने हुँ, फेमिनिज़्म की बात वहाँ से शुरू की थी, जहाँ की बात मैंने आपको बताई कि उस समय में
हमको लड़कियों को अंदर रखना जरूरी था। जरूरी था। उसके बाद जो हमने लड़कियों को बाहर लाने की कोशिश की या उनको शिक्षा देने की कोशिश की, उनको एक दर्जा देने की कोशिश की, तो वहां हमको उनको सशक्त बनाने की जरूरत थी। लेकिन उस सशक्तिकरण को हम इस दिशा में लिए चले जा रहे हैं कि उससे समाज का संतुलन बिल्कुल बिगड़ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। असंतुलित हो रहा है। हाँ, बिल्कुल असंतुलित हो रहा है। हमको कभी भी किसी भी चीज का जो उपयोग हम करते हैं वो अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आजकल देखिए छोटी-छोटी बातें हैं। हम ये जानते हैं आज के समाज में भी लड़कियों की शादी होती है, लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं। शायद इस चीज को वापस माने मातृसत्तात्मक समाज बनाने का अगर हम कोशिश करें, अभी नहीं बना सकते। पितृसत्तात्मक समाज है वो चल रहा है और मुझे लगता है अभी कई वर्षों तक चलेगा। कुछ स्टेट्स में है भी, मैट्रियार्की चलती भी है, हमारे यहाँ ये नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस में चलती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि लड़कियां ससुराल जाती हैं, माँ बाप भी जो लड़कियों का लालन पालन कर रहे हैं, उनको भी लड़कियों को ये समझ जरूर देनी चाहिए कि कभी भी परिवार जो बनती है, वो परिवार का जो बनावट है, वो दो लोग जब एक जगह मिलते हैं तो एक नया फैमिली इंस्टीट्यूशन खड़ा होता है। फैमिली इंस्टीट्यूशन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए दोनों का सहयोग जरूरी है। तो बेसिकली ज्यादातर घरों में क्या होता है, हम तो पुरुषों को ब्लेम करते जरूर हैं, लेकिन अधिकांश घरों में जो नई बहुएं आती हैं, उनकी जो शिकायतें होती हैं वो सास और ननद के लिए होती हैं। अधिकांश घरों में जो मेल मेंबर होते हैं, वन एक्सट्रीम केसेस को छोड़कर जो मेल मेंबर होते हैं, उसमें हस्बैंड या ससुर या देवर, इन लोगों की सहभागिता लड़की को प्रताड़ित। मैं यही कह रही थी कि जो हम अपने बच्चों को का लालन पालन कर रहे हैं, उसमें हमको लड़के और लड़कियों दोनों को ये पालन बताना पड़ेगा कि कल को जब वो युवा होते हैं और उनकी शादियां होती हैं और वो घर बसाते हैं, तो उस घर के प्रति दोनों की जिम्मेवारी होती है। बिल्कुल मैम। अब समय कम है मैम, तो इसीलिए जो है आज हम लोग का जो मुख्य रूप से जो बात रहा कि जब तक हम शिक्षा सही दिशा में जब तक हम सोचना शुरू नहीं करेंगे, हमारी शिक्षा का कोई मतलब नहीं बनता है और हम किसी भी हालत में अपने समाज को स्वस्थ नहीं बना पाएंगे। बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल, गाँव में लोग काम करना शुरू करेंगे, परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। बिल्कुल। जब सही दिशा में काम करेंगे तो परिवर्तन निश्चित होगा और अच्छी उम्मीद के साथ जो है हम अब विदा लेना चाहेंगे मैम। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, प्रणाम। धन्यवाद।